2024 का जो इक्विलिब्रियम से दिया हुआ क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन ट्वाइस से रिवर्सिबल रिएक्शन जो बी प्लस सी इज इक्वल टू रिएक्शन दिया हुआ है इसे कैसे दिया हुआ है 4 × 10⁻³ एट ए गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर जो कंपोजिशन रिएक्शन मिक्सचर का कंपोजिशन है वो ए बी सी सब सेम है। तो द आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बोला जो कौन सा फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा इक्विलिब्रियम में रहेगा और गान फुल्ली कंप्लीशन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये देखिए ये जो एनसीईआरटी का ये लाइन है ये ज़रूर याद रखें जब क्यों रिएक्शन कोसेंट जब कैसी ज़्यादा होगा रिएक्शन कोसेंट से तो नेट रिएक्शन गोज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और जब रिएक्शन कोसेंट ज़्यादा होगा कैसी से तो अब राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा। जब क्यू सी और कैसे सेम रहेगा तब इक्विलिब्रियम में रहेगा कोई भी किसी की तरफ नहीं जाएगा इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल क्वेश्चन है सॉल्यूशन दिया हुआ है जो द वैल्यू ऑफ कैसी सेम क्वेश्चन है सिर्फ जो वैल्यू है ये बदल दिया इधर 4 कैसी का वैल्यू दिया 4 × 10⁻³ इधर 2 × 10⁻³ वैल्यू बदल दिया और सब कुछ सेम रखा। इधर भी जो वैल्यू दिया 2 × 10⁻³ इधर दिया 3 × 10⁻⁴ इधर भी बोला इन व्हिच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड सेम ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कैसे होगा ये वाला तो पहले हम लोग कैसी निकाल देते हैं जो कैसी रिएक्शन क्वेश्चन निकाल देते हैं कैसी तो दिया हुआ है रिएक्शन क्वेश्चन निकाल देते हैं क्यू सी इज इक्वल टू बी × सी बाई ए का सामने क्या है ए 2 है इसलिए स्क्वायर कर दिया तो बाद में ये होगा बाद में ये वाला है बी का वैल्यू क्या दिया है 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ और बाकी इंटू 2 × 2 ये 2 × 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई जो ए का वैल्यू है दिया हुआ है 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ ये स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर ये इधर से स्क्वायर भी है इधर स्क्वायर है तो आंसर क्या होगा 1 होगा। तो कैसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है जो कैसी का वैल्यू दिया हुआ है वो 4 × 10⁻³ तो 4 × 10⁻³ का कैसे लिखते हैं 0.04 तो ये 1 से छोटा है 1 बड़ा है तो जो कैसी से क्यू सी बड़ा हो गया तो क्या होगा कैसी से क्यू सी बड़ा होगा तो नेट ग्रोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जो कहा जाएगा जो रिएक्शन और रिएक्शन टेंडेंसी टू गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन यही आंसर होगा बैकवर्ड से बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा क्योंकि क्यू सी बड़ा है इसलिए बैकवर्ड की तरफ जाएगा। ये देखिए हाइड्रोकार्बन से ये वाला डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या दिया था द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2024 का है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटीन फॉलोज द ऑर्डर एन पेंटीन आइसोपेंटीन नियोपेंटीन और जो स्टेटमेंट 2 थे व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मोलिकुलर अटेन ए शेप ऑफ स्फीयर दिस रिजल्ट्स इन द स्मॉलर सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ड्यू टू व्हिच द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द स्फेरिकल मोलिक्यूल आर वीक एंड देयर बाय लोअरिंग द बॉइलिंग पॉइंट। ये देखिए डायरेक्ट है क्वेश्चन जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटीन 2 मिथाइल ब्यूटेन 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन के नियोपेंटीन बोलते हैं और जो 2 मिथाइल ब्यूटेन है उसको बोलते हैं आइसोपेंटीन। इट ऑब्जर्व हैविंग कंटिन्यूअस चेन ऑफ 5 कार्बन एटम हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट 3 व्हेयर एज 2,2 जो नियोपेंटीन है वो लोएस्ट है with increasing number of branch chain the molecule attain a shape of sphere. This results in smaller area of contact, therefore weak intermolecular force between the spherical molecule which are overcome as relatively lower temperature. जो यही बोला है lower the boiling point जो between the spherical molecule are weak. Same line to line array
The molecular latent shapes of this results in smaller area of contact, therefore weak intermolecular force between the molecule. So weak हो गया। जैसे ये वाला जो तुम्हारा ये पेंटेन है CH2 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 CH3, ये पेंटेन है। बाद में क्या बना जो आइसोपेंटीन, तो आइसोपेंटीन होगा तो C CH3 आइसोपेंटीन CH3 CH3 आइसोपेंटीन हुआ। देखिए ये वाला स्फीयर जैसे बन रहा है, जो बाद में ऐसे बनेगा CH3 ऐसे बनेगा। लास्ट वाला जो नियोपेंटीन है CH3 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 CH2 1 2 3 4 5 ऐसे नियोपेंटीन हो गया। ये पूरा स्फीयर एक बन गया। तो अब सरफेस एरिया कंटेक्ट में कम रहेगा तो वीक बॉन्डिंग होगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ये देखिए हेलो एल्केन हेलो एरिन से ये वाला क्वेश्चन आया, जो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटीन फॉलोज द ऑर्डर एन पेंटीन सबसे ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, आइसोपेंटीन थोड़ा कम है और नियोपेंटीन सबसे कम है। स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट 2 क्या दिया था, व्हेन branching increases the molecules attain a shape of sphere, जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज होते जा रहा था तब ये वाला स्फीयर जैसे बन रहा है ना, ये वाला ब्रांचिंग इंक्रीज हो रहा है और स्फीयर जैसे बनते जा रहा है। इधर ये वाला ब्यूटेन है और एक एन पेंटीन वाला आइसो वाला हेलो वाला है। फेलिंग सॉल्यूशन ए इज़ 2024 का क्वेश्चन है, जो एक्वास सोडियम साइट्रेट, एक्वास कॉपर सल्फेट, एल्कालाइन कॉपर सल्फेट एंड एल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट लोकल सॉल्ट। जो सॉल्यूशन ए कौन सा है ये देखिए, फिर एनसीईआरटी का लाइन है। फेलिंग सॉल्यूशन रिएजेंट कंप्राइजेस 2 सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए इज़ एक्वास कॉपर सल्फेट, जो कॉपर फेलिंग सॉल्यूशन ए एक्वास कॉपर सल्फेट, एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी जो है वो एल्कालाइन सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, वो बी वाला एल्कालाइन सॉल्यूशन सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट ओके सॉल्ट। दिस 2 सॉल्यूशन आर मिक्सड इन इक्वल अमाउंट बिफोर टेस्ट। टेस्ट के पहले दोनों सॉल्यूशन सेम अमाउंट में ऐड करते हैं। वन हीटिंग एन एल्डिहाइड विद फेलिंग सॉल्यूशन, रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑब्टेन होता है। एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा, जैसे ये बनाया। और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड वो सब यह टेस्ट नहीं देता है, जो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है, और तो कीटोन तो ऐसे ही नहीं देता। ये देखिए 2024 में ऑर्गेनिक से कैसे क्वेश्चन आया, ये वाला मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 1 रिएक्शन दिया, उसका रिएजेंट कौन सा है ये, और करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो मैच करने के लिए दिया हुआ था। ये देखिए सब एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है जी। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है ये ओजोनोलाइसिस से आया हुआ है जी, ये क्वेश्चन ओजोनोलाइसिस है। ये देखिए जो दो एरोमेटिक जब रिंग एक साथ में ये होगा तब ओजोनोलाइसिस करके ये ओजोनाइट बनाया। ये देखिए ओजोनोलाइसिस होगा, बाद में Zn प्लस वाटर, बाद में Zn और Zn प्लस वाटर ओजोनोलाइसिस है, तो हाइड्रोकार्बन से है ये वाला ये क्वेश्चन। जो दूसरा वाला क्वेश्चन है इधर एलिफेटिक दिया हुआ है, इधर एरोमेटिक है, सिर्फ एलिफेटिक में चेंज करने से हो जाएगा। और जो दूसरा वाला क्वेश्चन ये देखिए, दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो बेंजीन रिंग दिया हुआ है और कौन सा रिएजेंट होगा, ये भी चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये वाला क्वेश्चन ये देखिए, जब जो बेंजीन रिंग और सब्स्टिट्यूशन फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है एनसीईआरटी का पेज नंबर 364 का है, जो एरोमेटिक और एराइल जी इधर दिया हुआ है एरोमेटिक रिंग बेंजीन एरोमेटिक ये वाला, इसमें जब रिएक्शन होगा एरोमेटिक उसमें रिएक्शन होगा तो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ये बनेगा। जो एरोमेटिक इधर दिया हुआ है ना तो एरोमेटिक बनेगा। ये
तीसरा वाला जो क्वेश्चन है, जो साइक्लोहेक्सानोन है और कीटोन बन रहा है, ये देखिए साइक्लोहेक्सानोन टू साइक्लोहेक्सानोन बनाया, तो आंसर क्या था, एनहाइड्रस CrO3। जो रिएजेंट यूज़ किया वो एनहाइड्रस CrO3 था। और तीसरा चौथा जो ऑप्शन है उसमें ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट इस पेज में है 376। ये देखिए, ये जब ये वाला रिएक्शन के MnO4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH और हीट होगा तब यह COO बनेगा। ये इधर जो रिएक्शन है ये MnO4 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, कोई भी मिथाइल हो और इथाइल हो, इथीन हो, जो भी होगा MnO4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH और हीट होगा तो COO बनेगा। NCERT से दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन जो है, CH3COH COO बनेगा, MnO4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH C इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो आंसर जो है वो ऑप्शन 4 होगा, 4 वाला ऑप्शन है आंसर। ये देखिए 2024 में थर्मोडायनामिक्स से ये आया, जो एंट्रोपी को किस में इंक्रीज़ हो रहा है। जो एंट्रोपी क्या है, जो रेट ऑफ डिसऑर्डरनेस, जिसका डिसऑर्डरनेस जितना ज़्यादा होगा उतना एंट्रोपी ज़्यादा होगा। इधर क्या लिखा है, ए लिक्विड इवापोरेट्स इनटू वेपर। NCERT में लिखा हुआ है ए लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू सॉलिड। तो लिक्विड से सॉलिड हो रहा है तो एंट्रोपी कम हो रहा है, और इधर वाला लिक्विड इवापोरेट इनटू वेपर, वेपर गैस हो रहा है तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। तो जो इधर टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज फ्रॉम 0 डिग्री टू 115 केल्विन। इधर भी क्या बोला, जो इधर जो 0 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो एंट्रोपी इंक्रीज़ होगा, और इधर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो एंट्रोपी डिक्रीज़ होगा। टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ होगा। तो इधर देखिए, जब इधर 2 मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल हो रहा है, ये इधर भी सॉलिड है पर इधर भी सॉलिड है, सॉलिड होगा तो ये सॉलिड से ये गैस हो रहा है, 0 गैस हो रहा है, 3 मॉलिक्यूल CO2 गैस प्लस H2O गैस, और ये डिसऑर्डरनेस इंक्रीज़ हुआ। और इधर सेम क्वेश्चन है, ये डिसऑर्डरनेस इंक्रीज़ हुआ तो एंट्रोपी इंक्रीज़ हुआ। और ये वाला इधर Cl2 दे दिया, H2 और 2H दिया NCERT में, इधर इसके रिप्लेस करके Cl2 दे दिया और 2HCl। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ गैस मॉलिक्यूल हो रहा है, इधर 1 मॉलिक्यूल था और अभी 2 और गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज़ हुआ तो एंट्रोपी इंक्रीज़ होगा। इसलिए जो आंसर है ये ACD होगा। हाँ, इधर जो आंसर है सेम ही है, सिर्फ NCERT का जो प्रॉब्लम है वो चेंज करके दे दिया डायरेक्ट फ्रॉम NCERT। ये देखिए 2024 का थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, आइसोथर्मल प्रोसेस मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। इतना आसान था, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडायाबेटिक। जो हम लोग आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर, जो कोरिक मीन्स वॉल्यूम, और जो बारिक होता है वो प्रेशर होता है, और एडायाबेटिक में जो क्या होता है, जो हीट कांस्टेंट रहता है। तो इधर जो आंसर है ये वाला आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और जो आइसोकोरिक है उसमें आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और जो आइसोबारिक है उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और जो एडायाबेटिक होता है, एडायाबेटिक उसमें हीट कांस्टेंट रहता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, जो नो हीट इज एक्सचेंज। और जो आइसोथर्मल है, इधर जो कैरिड आउट कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोकोरिक है कैरिड आउट कांस्टेंट वॉल्यूम, और आइसोबारिक कैरिड आउट कांस्टेंट प्रेशर। इतना आसान क्वेश्चन था। ये देखिए 2024 का जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है उससे जो क्वेश्चन आया था, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द जो डायग्राम दिया ये देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव घटेगा, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज़ होगा, और राइट से लेफ्ट की इस साइड से उस साइड की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज़ होगा। यह इधर और जो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू है वो भी दिया हुआ है। जैसे नॉर्मली लिथियम से बेरिलियम फ्लोरीन की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज होगा, और जो ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज होगा। इसलिए जो सिलिकॉन है सबसे कम है, बाद में कार्बन, बाद में नाइट्रोजन, बाद में ऑक्सीजन और बाद में फ्लोरीन। ये देखिए सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नीचे की तरफ सबसे कम है सिलिकॉन का क्योंकि वो नीचे की तरफ है, और जो फ्लोरीन के बाद में ये वाला नॉर्मल ट्रेंड है, ऊपर की तरफ जाओगे तो वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 2024 का जो हेलो एल्केन और हेलो एरेन से चैप्टर से जो क्वेश्चन आया है, जो ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो अल्कोहल रिएक्ट विथ इंस्टेंटेनियसली विथ ल्यूकस रिएजेंट। जो ल्यूकस रिएजेंट होता है उसको बोलते हैं ZnCl2 + ACl मिलके उसको बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। जो पहले जल्दी रिएक्शन करेगा कौन सा, ये इधर एक 3 डिग्री अल्कोहल एक 3 डिग्री, इधर 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये वाला जो दिया हुआ है कौन सा जल्दी रिएक्शन करेगा। NCERT में लिखा हुआ है द रिएक्शन of the primary and secondary alcohol with HCl require presence of catalyst ZnHCl और secondary alcohol with HCl in ZnCl2। जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल वो सब जो कैटालिस्ट उसको कैटालिस्ट चाहिए जो रिएक्शन करने के लिए, पर जो टर्शियरी अल्कोहल है उसमें कंडक्टेड सिंपली बाय शेकिंग अल्कोहल विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। सिर्फ HCl उसको कैटालिस्ट नहीं चाहिए 3 डिग्री अल्कोहल को, सिर्फ HCl के साथ शेक करने के बाद रूम टेम्परेचर में वो इंस्टेंटेनियसली जो रिएक्शन कर देता है। इसलिए ये वाला क्वेश्चन आंसर हो गया, ये वाला आंसर। 24 का क्वेश्चन था कि इन बिलो द टू स्टेटमेंट एनिलीन डजंट रिएक्ट अंडरगो फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। NCERT का माइंड का चैप्टर है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन और रिसाइलेशन, क्योंकि वो सॉल्ट फॉर्म होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। जो इस द लुईस एसिड व्हिच इज़ यूज, जो लुईस एसिड एल्यूमिनियम क्लोराइड लुईस एसिड है ना, वो जब कैटालिस्ट होके कैटालिस्ट देते हैं उसके ऊपर तब सॉल्ट बना देता है। ड्यू टू दिस इसलिए नाइट्रोजन एनिलीन ऑफ जो एनिलीन में जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो जो हेंस एक्ट एज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर फर्दर रिएक्शन। इसलिए वो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करता है। जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। 2024 का है कि एनिलीन क्यों प्रिपेयर नहीं कर सकता है गैब्रियल सिंथेसिस। ये देखिए गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस जो है ये चैप्टर भी एमाइन का चैप्टर है। जो गैब्रियल सिंथेसिस से जो एरोमेटिक एमाइन नहीं बना सकते पर एलिफेटिक एमाइन बना सकते हैं। ये एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द एनायन फॉर्म बाय थैलामाइड। जो थैलामाइड जो एराइल हैलाइड बनाता है, एनायन बनाता है, वो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाता है, इसलिए जो एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन प्रिपेयर नहीं कर सकते गैब्रियल थैलामाइड से। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट सी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। जब CH3 CH2 CH2 जब प्रोपाइल आयोडाइड जब रिएक्शन करेगा NaCN के साथ, तब NaCN जब ये देखिए NCERT में है CH3 CH2 Cl जब NaCN के साथ रिएक्ट कर रहा है तो CH3 CH2 CN फॉर्म हो रहा है। ऐसे इधर पे भी जो NaCN रिएक्ट करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल CN नेगेटिव Na पॉजिटिव CN नेगेटिव ब्रेक होगा तो CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल और आयोडीन को रिप्लेस कर देगा, उधर CH3 CH2 CN बनेगा, और बाद में जब OH को पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने के बाद एमाइड बनेगा और एमाइड बनने के बाद जो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होगा, ये वाला एमाइड बना, बाद में हॉफमैन ब्रोमाइड Br2NO4NaOH रिएक्शन हो रहा है, और रिएक्शन होने के बाद CH3 CH2 CH2 NH2 बनेगा, ये वाला जो प्रोपाइल एमाइन बनेगा, और जो बाकी जितना प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा। तो आंसर क्या है? प्रोपाइल एमाइन।
डायरेक्ट एनसीईआरटी से। हेलो एल्केन और हेलो एलिन से आया हुआ क्वेश्चन। ये देखिए, जब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सेम में से। इधर जो एरोमेटिक दिया हुआ है ROH 2024 का नेट का, जो PBr3 जब रिएक्शन करेगा इसके साथ तब क्या बनाएगा, तब जो इधर PBr3 दिया हुआ है, इधर देखिए ROH जब PX3 के साथ रिएक्शन करेगा 3RX बनेगा और 3PO3। इधर XCl था और Br था, इधर Br बैठा दिया, इधर BR3 और एरोमेटिक में ये लिख दिया, ये वाला जैसे OH लिख दिया और साथ में जो CH3 है वो लिख दिया, और जो इसके साथ X के साथ BR3 लिख दिया, और बाद में क्या उस वाला निकाल दिया, जो है इसमें वाला OH को रिप्लेस करके, जो OH है उसको रिप्लेस करके Br लगा दिया और रिप्लेस कर दिया Br को, उसमें Br आ गया OH के साथ, और बाद में जो प्रोडक्ट बना उससे जो अल्कोहलिक के OH के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, तब एल्किन हीट करेंगे तो एल्किन बनेगा, अल्कोहलिक के OH देंगे तो एल्किन बनेगा। वो बीटा एलिमिनेशन प्रोडक्ट होता है, तो मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा। जब डिहाइड्रोहेलोजन इधर से जब हाइड्रोजन निकलेगा और HBr निकलेगा तब ये प्रोडक्ट बनेगी। तो आंसर ये 2 है, एनसीईआरटी का है। इधर जो कार्बन है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोरेटन अमंग द फॉलोइंग 2024 का नीट का ये वाला, जो इधर देखिए, जो नॉर्मली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोरेटन कैसे डिसाइड करते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, बाद में 2 डिग्री, बाद में 1 डिग्री। सबसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री होता है, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो इधर देखिए, ये जो है ना, इधर जो पॉजिटिव चार्ज है और इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, 3 कार्बन उससे अटैच हुआ है। और जो स्टेबिलिटी क्यों बोल रहे हैं, इधर CH3 जो इलेक्ट्रॉन रिलीज इधर भी रिलीज़ कर रहा है, रिलीजिंग इफेक्टिव, ये कार्बन इसको जो उसमें कम है इलेक्ट्रॉन वो भी दे रहा है, और इधर से CH3 भी दे रहा है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इधर देखिए, ये 2 कार्बन उसको दे रहा है, ये इधर 1 दे रहा है, इधर और 1 दे रहा है, तो 2 दे रहा है इसको। और ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री है, इसलिए ये 3 डिग्री से 2 डिग्री कम होगा। इधर भी देखिए, ये इधर 2 दे रहा है, दोनों पॉजिटिव चार्ज को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहे हैं। जो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है। रिलीजिंग इफेक्ट इधर दो रिलीजिंग इफेक्ट शो कर रहा है, इधर 3 रिलीजिंग इफेक्ट शो कर रहा है, इधर भी 2 रिलीजिंग इफेक्ट शो कर रहा है, और 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। इधर जो है ना, ये वाला 1 डिग्री है, ये एक ही कार्बन रिलीजिंग इफेक्ट शो कर रहा है 1 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा ये होगा 3 डिग्री बाद में, और इन दोनों में कौन सा ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, और ये ज़्यादा होगा, ये बाद में ये वाला, ये और ये वाला। सबसे ज़्यादा स्टेबल यही है कार्बोकेटायन। ये देखिए, मैच द फॉलोइंग लिस्ट, इतना आसान क्वेश्चन आता है क्या। ये वाला देखिए, आंसर ये नहीं है, यही है, यही का आंसर है। इधर दिखा गया, ये इथेन दिया हुआ है, CH3 बोला है, दोनों नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। ये कौन सा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ही सिग्मा बॉन्ड है इथेन के अंदर, तो एक ही सिग्मा 1 सिग्मा बॉन्ड इथेन के अंदर 1 3। जो इथेन है ये CH3, ये CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथेन का यही फॉर्मूला है CH2। तो इधर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड इन इथेन। जो कार्बन है C2, जो कार्बन ये पहले इथाइन देख लेते हैं। जो इथाइन है, इथाइन में 3 बॉन्ड होता है CH, तो उसमें 2 पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड इन इथाइन। तो जो C2 है, C2 क्या रह गया, 2 पाई बॉन्ड, C2 में 2 पाई बॉन्ड है। ऐसे C2 का जो स्ट्रक्चर है ऐसे है। जो कार्बन है उसमें 2 पाई बॉन्ड है, ये छोड़ दीजिए, ये वाला। ये देखिए, एक का 3
बी का 4 और इधर 2 ऑप्शन था, ए का ए था 3, बी का 4 और तीसरा वाला चौथा वाला इथाइन जो है ना ये 1 है, ये वाला मिलाने से हो जाएगा। ये देखिए 2024 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ये क्वेश्चन आया। बोथ CONH3 6 ट्राई पॉजिटिव COF6 ट्राई नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। जो ये दोनों ऑक्टाहेड्रल है और इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर में डिफरेंट है, ये बोल रहा है। और स्टेटमेंट 2 में ये CONH3 6 डायमैग्नेटिक बोल रहा है और COF6 ट्राई नेगेटिव ये पैरामैग्नेटिक बोल रहा है। और जो स्टेटमेंट एक्चुअली दोनों ट्रू है, एनसीईआरटी का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एनसीईआरटी का, ये देखिए जो इन द डायमैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स CONH3 6 ट्राइपॉजिटिव द कोबाल्ट आयन इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो कोबाल्ट है उसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और जो CO +3 ऑक्सीडेशन, ये देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और CONH3 6 और द हाइब्रिडेशन जो डायग्राम में ये दिखाया हुआ है कैसे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और NH3 का जो ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली 0 होता है और 6 × 0 ये न्यूट्रल लिगांड है इसलिए 0 होगा। जो CO तो CO का x है +6 × 0 = 3, तो x ये 0 हो जाएगा, x = 3 हो जाएगा। तो इसका भी जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट CO का ऑक्सीडेशन 0 हो जाएगा। जो COF6 है उसका ऑक्सीडेशन x + F का -1 होता है, 6 × -1 = -3, तो -1 इधर से उस साइड में जाएगा, x = -3 + 6 तो क्या होगा +3 आंसर होगा। तो ये भी इसमें इसके भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ये देखिए 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ईच NH3 ऑक्यूपाई द 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द कॉम्प्लेक्स हैव ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री एंड डायमैग्नेटिक बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ उसके अंदर डायमैग्नेटिक इसलिए पेयर नहीं है। और इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ये जो कॉम्प्लेक्स बनाता है ये इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन जो इनर, इसलिए ये उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। और जो COF6 ट्राइनेगेटिव है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पर पैरामैग्नेटिक है क्योंकि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है और उसका जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 होता है, वो आउटर ऑर्बिटल बाहर वाला जो ऑर्बिटल है वो यूज़ किया हुआ है, इसलिए वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन और फ्री कॉम्प्लेक्स है। इसलिए जो आंसर है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये देखिए 2024 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और 3 क्वेश्चन आया है। यह दूसरा क्वेश्चन है जो NH3CX है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स वेयर CONH3Cl2 पॉजिटिव हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स है CONH3CX है 1 काइंड ऑफ लिगांड, ये एक रीजन भी हो सकता है। और जो ये वाला 2 काइंड ऑफ लिगांड से अटैच हुए है, बोल रहा है ये कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। यह देखिए NCERT का लाइन है जो homoleptic or heteroleptic complexes in which metal is bounded to only one kind of donor group, यही डोनर ग्रुप एक ही होगा, ये लिगांड जो है एक ही होगा, तो उसको बोलते हैं होमोलेप्टिक। पूरा NCERT का क्वेश्चन है ये वाला। और जो कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल इज बाउंडेड मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर, एक से ज़्यादा होगा तो उसको बोलते हैं हेटेरोटॉपिक। ये वाला Cl2 सेम क्वेश्चन दे दिया, डायरेक्ट NCERT का है। ये देखिए 2024 का जो क्वेश्चन आया सॉल्वेट आइसोमरिज्म लिंकेज आयनाइजेशन कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म सब NCERT का डायरेक्ट कॉपी पेस्ट है। ये देखिए CONH35NO2Cl2 जो है CONH35NO2Cl2 जॉर्गन साहब ने डिस्कवर किया था लिंकेज आइसोमरिज्म में, जो हुई चीज़ ऑब्टेन जो रेड फॉर्म कौन सा शो करेगा जब नाइट्रेट लिगांड थ्रो ONO ऑक्सीजन से बाइंड होगा तो अब नाइट्रेट रेड फॉर्म शो करेगा ये वाला। और ये वाला लिंकेज आइसोमरिज्म है। और जब नाइट्रेट लिगांड थ्रो नाइट्रोजन से बाइंड करेगा तब येलो फॉर्म शो करेगा। जो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म है ये कोऑर्डिनेशन देखिए CONH36 CrCN6, यह देखिए CONH36 CrCN6 यह कब कोऑर्डिनेशन शो करेगा, जो
ये देखिए कोऑर्डिनेशन कैसे स्टार्ट हुआ। ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म डायरेक्ट एनसीईआरटी का है। और जो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म है ये देखिए CONH35SO4 Br जो दिस फॉर्म ऑफ आइसोमर अराइजेस काउंट आयरन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज पोटेंशियल। ये देखिए CONH35SO4 Br जो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म कैसे शो कर रहा है, डायरेक्ट एनसीईआरटी है। ये जो आयनाइजेशन क्यों बोल रहा है, इधर Br वाला बाद में जो कॉम्प्लेक्स है उसके Br अंदर आ गए और SA2 नेगेटिव बाहर चला गया। और जो चौथा वाला है COH2O6Cl3 और वो आयनाइजेशन आइसोमर जो सॉल्वेट आइसोमरिज्म शो कर रहा है। ये देखिए एनसीईआरटी का लाइन है जो सॉल्वेट आइसोमर CrH2O6H2O5Cl2 और जो ये CrH2O6Cl3 वायलेट ये वाला आया 2024 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का। द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज इन, किसमें हीलियम एटम ज़्यादा है, हाईएस्ट नंबर ऑफ। तो ये वाला 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मूल कॉन्सेप्ट से है क्वेश्चन 2024 नीट का। ये देखिए पहले वाला में 2.27 दिया हुआ है लीटर ऑफ एटीएम, तो 22 जो लीटर दिया हुआ है और डिवाइडेड मोल कैसे निकाले, जो 22.27 जो वॉल्यूम दिया हुआ है और डिवाइडेड बाय 22.7 तो निकलेगा। तो ऐसे 0.1 होगा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम। हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम इसलिए बोला तो कितना, एवोगाड्रो मोल्स, एवोगाड्रो नंबर 0.1 नंबर, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम 0.1 मोल एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम। तो ये वाला 4 मोल ऑफ हीलियम दिया हुआ है, तो इधर मोल नहीं निकलना नहीं चाहिए, तो दिया हुआ है 4 मोल, तो 4 एवोगाड्रो नंबर। पहले ही मोल निकाल देना, बाद में एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड इंटू कर देना, कितना नंबर ऑफ एटम हो जाएगा। इधर 4 एटॉमिक, ये यूनिट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट होता है U, तो ये 4 जो है 4 एटॉमिक मास यूनिट है। और हीलियम का एटॉमिक मास यूनिट मोलर मास जो है वो भी 4 एटॉमिक मास यूनिट है, इसलिए ये 1 होगा। और जो एवोगाड्रो नंबर ऊपर में भी होगा और नीचे में भी होगा जो मोलर मास को डिवाइड करने के, तो ये वाला भी 1 होगा। ये वाला कितना नंबर हम, ये 1, सिर्फ 1, एवोगाड्रो नंबर नहीं है। एवोगाड्रो नंबर बोलते 6 × 6.023 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है नंबर ऑफ एटम्स, एवोगाड्रो नंबर। तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम, 4 ग्राम तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम में जो हीलियम होगा मोल निकलना है ना, हीलियम का मोलर मास 4 है, हीलियम का मोलर मास भी 4 ग्राम है, तो एवोगाड्रो नंबर Na = 1 एवोगाड्रो नंबर। तो क्या है, इधर 4 एवोगाड्रो नंबर, इधर 1 एवोगाड्रो नंबर, 0.1 एवोगाड्रो नंबर, ये तो सिर्फ 1 ही है, एवोगाड्रो नंबर नहीं, क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट यही है। तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड ही करना पड़ेगा इंटू जो एक्चुअल होता है मोलर मास। तो आंसर क्या होगा, 4 मोल ऑफ हीलियम एटम कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इन इज इन। यह रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है 2024 का। ये BaCl2 + Na2SO4 जो है व्हेन react with then give the product BaSO4 + twice NaCl। इधर जो Ba डाई पॉजिटिव है और इधर भी Ba डाई पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, ऑक्सीडेशन नंबर इधर भी Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, SO4 डाई नेगेटिव है। तो इधर कोई ऑक्सीडेशन भी नहीं हो रहा है, कोई रिडक्शन भी नहीं हो रहा है, सिर्फ केमिकल रिएक्शन हुआ। और जो इधर जिंक में 0 है ऑक्सीडेशन, तो इधर जिंक में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इधर जो CuSO4 उधर Cu डाई पॉजिटिव है, इधर Cu का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इधर जो है वो रिडक्शन हो रहा है, इधर ऑक्सीडाइज जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये वाला रेडॉक्स रिएक्शन है। और जो इधर के ClO3 है + I2 0 ऑक्सीडेशन, इधर Cl2 0 ऑक्सीडेशन, तो Cl जो है इधर +5 ऑक्सीडेशन है, इधर I +5, तो I का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Cl का रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। और H 0 ऑक्सीडेशन है, ये 0 ऑक्सीडेशन है, H पॉजिटिव हुआ और Cl नेगेटिव, तो H2 का ऑक्सीडेशन हुआ और Cl का रिडक्शन हुआ, तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। सिर्फ यही वाला
रेडॉक्स रिएक्शन नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन। 2024 का क्वांटम नंबर दिया हुआ है और इन्फॉर्मेशन जो है वो दिया हुआ है अपोजिट में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जैसे बोला है एमएल क्या है, जो एमएल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल होता है, एमएस क्या है ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एल क्या है और एन क्या है ये बोला है। तो ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन यही है। देखिए जो एन है डिटरमाइन द साइज ऑफ ऑर्बिटल, डिटरमाइन द साइज ऑफ ऑर्बिटल, और जो लास्ट क्वेश्चन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, और जो एल होता है एल आइडेंटिफाई द सब शेल और डिटरमाइन द शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये जो एल है वो शेप और क्या सब शेल ऑफ ऑर्बिटल डिटरमाइन करता है। जो और टू सम एक्सटेंट एल कैन ऑल्सो डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है एम एल जो है ना, वो एम एल, ये देखिए एम एल जो है वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल का दिखाता है, जो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल एम एल जो है। और लास्ट वाला जो एम एस है वो ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाला देखिए, जो ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट एनसीईआरटी का है। देखिए बी ब्लॉक का क्वेश्चन है, जो द स्टेटमेंट वन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट फॉलोज द ऑर्डर। सबसे ज़्यादा है वाटर, ये बाद में H2TE, H2SE और H2S। नॉर्मली जो नीचे जाने में ग्रुप 16 के नीचे जाने में जो बॉइलिंग पॉइंट वो इंक्रीज़ होता है, पर इधर जो वाटर है उधर वाटर इसको ज़्यादा क्यों है। ऑन द बेसिस ऑफ द मोलिकुलर हाइड्रेट स्टेटमेंट 2 जो है वाटर एक्सपेक्टेड लोअर बॉइलिंग पॉइंट इन द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। जो इधर एनसीईआरटी का में वैल्यू भी दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट देखिए, ये 2132, 32, 269। H2S से H2TE तक इंक्रीज़ हो रहा है, पर बॉइलिंग पॉइंट H2O का ज़्यादा है, 373। और जो वाटर का जो तुम्हारा ये देखिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसलिए ये तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा है सबसे। ये देखिए मैच द फॉलोइंग आया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। जो जब 1 मोल ऑफ H2O2 टू O2 द नंबर ऑफ फेराडे, कितना फेराडे रिक्वायर्ड होगा, जो फेराडे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड फेराडे कितना होगा ये बोला है। 1 मोल ऑफ H2O2 जब H2 वाटर से जब ऑक्सीजन बनाएगा तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से, तो ऑक्सीजन का -2 है, उधर ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो यह जो एन फैक्टर होगा 2, जो Q इजिकल टू मोल इंटू एन फैक्टर के मोल 1 मोल दिया है, 1 इंटू 2 फेराडे। जो MnO4 निगेटिव है टू Mn डाई पॉजिटिव, उसमें जो 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है Mn डाई पॉजिटिव Mn+7 से, जो एन फैक्टर 5 है, और Q जो है 1 इंटू 1 मोल इंटू 5, तो 5 फेराडे होगा। जो कैल्शियम है इधर, जो कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2 जो है 1 मोल ऑफ CaCl2 से क्या CaCl2 से CO 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, CaCl2 से Ca ये वाला फ्रॉम मोल्टन CaCl2, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र लॉस हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एन फैक्टर 2 होगा, और जो चार्ज है 2 इंटू 1.5 तो 3 फेराडे होगा। और जो FeO से Fe2 3 हो, जो उसमें FeO से 2 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन 2 से 3 जा रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो एन फैक्टर 1 होगा। Q जो है 1 इंटू 1 फेराडे। आंसर यही होगा A2B4C1D3, यही है आंसर डायरेक्ट। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन आया, जो मैं शेप क्या है, जियोमेट्री क्या है ये बोल रहा है। NH3 का BrF5 XeF4 SF6 अब एनसीईआरटी में है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का जितना भी ये कंपाउंड दिया है ये सब सॉल्व करने से ये हो जाता, सिर्फ टेबल का ये है। ये देखिए जो NH3 है, ये देखिए ये NH3 जो है NH3 ट्राइगोनल पिरामिडल जो है होता है, शेप ऐसा होता है, और नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स इतना होता है, नंबर लोन पेयर एक होता है। ये देखिए NH3 जो ट्राइगोनल पिरामिडल। बाद में जो वाला BrF5 ये देखिए
BrF5 नंबर बॉन्डिंग 5 होता है, लोन पेयर 1 होता है। तो ऑक्टाहेड्रल जो ये अरेंजमेंट होता है पर शेप जो और जियोमेट्री जो है होता है वो स्क्वायर पिरामिडल होता है, BrF5 का है। और बाद वाला जो स्क्वायर प्लेनर होता है XeF4 ये ऑक्टाहेड्रल शेप स्क्वायर प्लेनर ये हमारा XeF4 होता है। और शेप जो है और नंबर ऑफ बॉन्डिंग 4 होता है और लोन पेयर 2 होता है। जो SF6 है लास्ट, जो SF6 है ये पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, कैसे हाइब्रिडेशन sp3d2 है ये सब लिखा हुआ है। जो SF6 ऑक्टाहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है, पर आंसर यही 2 है आंसर। कि जो इंक्रीजिंग 2024 का जो पीरियडिक टेबल का है, जो फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी कौन सा होगा। जो ये देखिए NCERT में दिया हुआ है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन जैसे फास्ट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस है। कितना एनर्जी लगेगा उसको हटाने के लिए। जो देखिए 2p3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल या ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बन से। और लिथियम, बेरिलियम नॉर्मली इधर लिथियम से नाइट्रोजन फ्लोरीन तक जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, पर जो स्टेबल ज़्यादा है वो बाद पहले ज़्यादा होगा। स्टेबल ज़्यादा है तो लिथियम बेरिलियम पहले होना चाहिए, ये बेरिलियम बाद में है क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड 2s ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है। और इधर का बेरिलियम नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, ऐसे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी रहता तो ऑक्सीजन के बाद आता जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा है क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम बोरॉन बेरिलियम कार्बन नाइट्रोजन होगा। देखिए सॉल्यूशन चैप्टर का है, 2024 नेट का है क्वेश्चन। द हेनरी कांस्टेंट ऑफ 3 गैसेस दिया हुआ है 145 to 335 किलो बार में दिया हुआ था। सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस गैस इन द फॉलोज द ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताने के लिए बोला है। तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर NCERT में लिखा है, यह देखिए जो डिफरेंट गैसेस है डिफरेंट KH वैल्यू एट सेम टेम्परेचर, दिस सजेस्ट दैट KH इज फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। जो KH value for both nitrogen increases with increasing temperature, indicating that the solubility of a gas, the solubility of gas जो है the solubility of gas increases with decrease of temperature। जो solubility increase हो रहा है temperature decrease करने से, इसलिए जो रीज़न है aquatic species more comfortable in cold water rather than warm water। और ये देखिए जो इसलिए जो KH वैल्यू है, KH वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसलिए इधर जो KH वैल्यू दिया हुआ है बी का KH वैल्यू सबसे कम है तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, और C का सेकंड होगा और A का थर्ड होगा। तो जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है ये आंसर 3 होगा। ये देखिए केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है जो 2024 नीट में आया। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ, जो आंसर है रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। ये 1998 पे भी क्वेश्चन आया था और अभी 1998 का क्वेश्चन रिपीट 2024 में किया हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन। ये देखिए जो कैसे रेट 2 डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। देख लो जो रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी है वो EA/R2 अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग रेट कांस्टेंट दिखाएगा। जो एक्टिवेशन एनर्जी log K2/K1, जो एक्टिवेशन एनर्जी है 2.303 R 1/T1 - 1/T2 अलग अलग एक्टिवेशन में अलग अलग टेम्परेचर दिखाएगा। जो यही क्वेश्चन था क्योंकि क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। ये और log K2/K1 - A/2.302 T2 - T1/T1 T2 जो स्लोप होता है उसका log उसमें K1 K2 आर वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 एंड T2। 2024 का केमिकल काइनेटिक्स का दूसरा वाला क्वेश्चन एक पेज से इस बार 2 क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी रिपीट किया है। जैसे प्लॉट व्हिच प्लॉट ऑफ LNK वर्सेस 1/T इज कंसिस्टेंट विद द आर्हेनियस इक्वेशन। 2015 का, 2003 का, 2024 का भी क्वेश्चन था। यह देखिए जो उसका कंसिस्टेंट बोला विद आर्हेनियस इक्वेशन कौन कंसिस्टेंट होगा। ये देखिए जो फ्रॉम द आर्हेनियस इक्वेशन
A plot of ln k versus 1 by t is a straight line according to the equation ln k minus a by rt plus ln a. जो आर्हेनियस इक्वेशन है, इंक्रीजेस टेम्परेचर और डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रिजल्ट इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द एक्सपोनेंट इन द रेट कांस्टेंट. जो स्लोप है माइनस ए बाई आर टी और इंटरसेप्ट जो है एल एन ए होता है. और जी इसका जो डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी का, ये देखिए एल एन के इंटरसेप्ट एल एन ए स्लोप माइनस ए बाई आर टी 1 बाई आर टी. जो इधर जो क्वेश्चन ये रिपीट कितना बार कर रहा है, ये 2015 में भी, 2003 में भी, 2010 अभी 24. यह वाला क्वेश्चन कन्फ्यूज कर सकता है. 2023 वाला सेम ही है पर थोड़ा अलग था. क्वेश्चन देखिए 2024 का. 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम SsCO3 डाई नेगेटिव आयन. करेक्ट वन कौन सा है? 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ओजोन का 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है क्या? BF3 नॉन जीरो डायपोल मोमेंट और डायपोल मोमेंट और NF3 ज़्यादा है, NH3 है क्या? यही बोला है. करेक्ट कौन सा होगा? जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर CO3 डाई नेगेटिव आयन जो है ना, वो उसमें 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर आती है. देखिए जो CO3 डाई नेगेटिव उसमें 3 1 2 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनिंग स्ट्रक्चर. बट 2 ओजोन है, ओजोन में सिर्फ 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलता है. ओजोन में 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलता है. और जो BF3 होगा उसमें जो डायपोल मोमेंट हो वो जीरो डायपोल मोमेंट, नॉट नॉन जीरो डायपोल मोमेंट होता है. क्योंकि जो BF3 का स्ट्रक्चर है ये BF ये उसमें जो स्ट्रक्चर है उसका फ्लोरीन की तरफ जाएगा, ये उसकी तरफ जाएगा. उसका नेट रिजल्टेंट और इसका नेट रिजल्टेंट को कैंसिल हो जाएगा, तो डायपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा. और जो डायपोल मोमेंट ऑफ जो NF3 होता है और NH3 ये H और H है और F तो ये नीचे टानेगा. जो NH3 का जो स्ट्रक्चर है जो N ये NH3 का स्ट्रक्चर है H तो ऊपर में जाएगा, ऊपर में ये वाला भी ऊपर में जाएगा. तो जो डायपोल मोमेंट वो एक की तरफ होगा और जो ऊपर में होगा, सब ऊपर में हो रहा है तो डायपोल मोमेंट ज़्यादा ऊपर होगा. और ये देखिए जो NF3 में नीचे वाला फ्लोरीन की तरफ पोलैरिटी ज़्यादा है तो उधर की तरफ जाएगा, और ये उसमें फ्लोरीन की तरफ जाएगा. नाइट्रोजन से फ्लोरीन की जो पोलैरिटी ज़्यादा है तो और ऊपर में जाएगा, तो ये उसमें एक ही तरफ जा रहा है तो उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा. और ऊपर में भी जा रहा है और नीचे में जा रहा है तो थोड़ा कैंसिल हो जाएगा. इसलिए उसका NF3 का NH3 से कम है पोलैरिटी जो डायपोल मोमेंट. तो यही होगा, जो डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज स्मॉलर देन NH3 होना चाहिए था. A compound with molecular formula C6H14 has two tertiary carbon. Its IUPAC name is. बोला है जो इधर एक मॉलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है जो कौन सा कंपाउंड है. नीचे 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा में 2 टर्शियरी कार्बन है, उसका IUPAC और नेम क्या होगा, यही बोल रहा है. जो इधर IUPAC जो 2, जो पहले वाला दिया हुआ है 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन दिया हुआ है. जो 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ब्यूटेन है ना C जो 2,2 इधर एक कार्बन लगेगा और इधर एक कार्बन लगेगा 2,2 तो CH3 CH2 CH3 इधर CH3 तो ये 2,2 डाईमिथाइल 1 2 3 4 जो 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन 4 है ब्यूटेन. तो उसमें क्या है 2 टर्शियरी कार्बन. ये टर्शियरी कार्बन जो है, ये टर्शियरी कार्बन एक ही है इधर टर्शियरी कार्बन. और ये 2 डिग्री कार्बन सेकेंडरी, ये प्राइमरी. जो तुम्हारा N हेक्सेन होगा, जो N हेक्सेन है, N हेक्सेन में CH3
CH2 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 CH3। तो इसमें n हेक्सेन में ये प्राइमरी सेकेंडरी 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 प्राइमरी ये कार्बन है। जो प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी 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 और प्राइमरी कार्बन है। जो n 2 मिथाइल पेंटेन जो है 2 मिथाइल पेंटेन क्या होगा उसमें 2 मिथाइल पेंटेन में CH3 CH2 और CH2 CH3 और उसमें जो 2 मिथाइल और मिथाइल एक ऐड करना है 1 2 3 4 5 2 मिथाइल पेंटेन में जो है वो 3 डिग्री कार्बन है और ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। और जो जिसमें जो इधर बोला है 2 टर्शियरी कार्बन कि किस में 2 टर्शियरी कार्बन है। जो लास्ट वाला 4 ऑप्शन है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन है। तो उसमें उसका स्ट्रक्चर क्या होगा 4 ब्यूटेन है 4 कार्बन आएगा। तो उसमें CH3 जो 2,3 तो एक इधर एक मिथाइल लाएगा और इधर एक मिथाइल लाएगा। ये 1 2 3 4 CH तो उसमें जो कार्बन है वो टर्शियरी कार्बन है 30 डिग्री कार्बन है। ये एक और दो टर्शियरी कार्बन है उसमें, इसलिए जो आंसर है 4 ऑप्शन होगा। और जिसमें ये फार्मूला जो है H14 से कार्बन 6 है 1 2 3 4 5 6 और जो इधर हाइड्रोजन 3 3 3 6 और 3 3 6 12 और 2 है 14 C6H14 का इधर 2 टर्शियरी कार्बन है। यही आंसर 4 आंसर होगा। 2024 का इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन क्या था, बहुत लेंथी था क्वेश्चन। जो कंसीडर द फॉलोइंग सील्ड बेसिल एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन N2 का दिया हुआ है, O2 का दिया है, NO का दिया हुआ है। यह रिएक्शन दिया हुआ है। इफ 0.1 मोल पर लीटर ऑफ NO इज टेकन इन ए क्लोज बेसल तो व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NO एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो कितना होगा ये बोल रहा है। तो हमारे जो रिएक्शन लिखा हुआ है 2 NO N2 प्लस O2 जब T = 0 डिग्री 0 होगा तब C और प्रोडक्ट में तो कोई रिएक्शन नहीं होगा 0 में। जब रिएक्शन होगा कुछ टाइम पे जो C अल्फ़ा इधर से माइनस होगा और जो इधर जो ये वाला 2 वह C अल्फ़ा लेट C अल्फ़ा/2 होगा C अल्फ़ा/2। और जब Kc लिखेंगे हम तो प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट और जो रिएक्टेंट है वो सामने 2 स्क्वायर कर दिया है और जो इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन दिया है क्योंकि इधर बोला है जो एट इक्विलिब्रियम इसलिए इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। जो ये लिखने के बाद जो आया 12.6 बाई 2.8 स्क्वायर 1.60 आया 1.60 और 1.61 ऐसे कुछ। तो 61 भी होगा 60, इसलिए कैलकुलेशन आसान होने के लिए Kc = Kc क्या था C अल्फ़ा/2 C अल्फ़ा/2 C अल्फ़ा स्क्वायर C माइनस C अल्फ़ा स्क्वायर जो C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर 4 C स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर जो 1.60 अल्फ़ा स्क्वायर 4 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ये 6.4 इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर। जो ये कैलकुलेट करने के बाद जो अल्फ़ा निकला 0.717। थोड़ा ये जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है इसमें थोड़ा लेंदी है, प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करना पड़ता है वरना आंसर नहीं आता। वरना जो एवरेज लिखोगे तो 6.4 इसमें सिर्फ अल्फ़ा स्क्वायर करोगे तो नहीं होगा, इसलिए पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा उसको सुनने। इसलिए जो आंसर है 0.75। इसलिए जो ऐसा क्वेश्चन नीट में आया तो पहले छोड़ देना है, जब टाइम बचेगा तो यह करना चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है 2024 नेट का द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रप्स व्हेन टेम्परेचर। क्वाड्रप्स मतलब वो 4th होता है, जब 4 टाइम्स होता है क्वाड्रप्स 4 होता है। व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस से जब 57 डिग्री सेल्सियस में जाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा। तो आंसर
जो फार्मूला हम लोग जानते हैं log K2/K1 इजिकल टू EMI 2.303/R 1/T1 माइनस 1/T2। तो 4 टाइम्स बोला है, इसलिए जो K2 का वैल्यू है, जो रेट जो है वो 4 टाइम्स हो गया है, जो 4/1 होगा। इधर जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ होगा, ऐसे ट्रिपलेट, ट्रिपलेट होता तो 3/1 होता। इसलिए जो एक्टिवेशन है 2.303/8.3 1 इधर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, इधर सब केल्विन में दिया हुआ है। इसलिए सेम होने के लिए जो टेम्परेचर नॉर्मली यूज़ करते हैं केल्विन में, केल्विन स्केल का 300 273 प्लस 27 300 57 प्लस 273 330 केल्विन। ये 1/T1 300 माइनस 1/330 जो कैलकुलेट करके जो वैल्यू आया 3 log 4 का वैल्यू कितना होता है। इधर तो आसान था, इसलिए log 4 का वैल्यू कितना होगा 0.6 होगा। 0.6 होता है log 4 का वैल्यू। log 2 का वैल्यू ऐसे नॉर्मली ये सब याद करना पड़ेगा। log 2 का वैल्यू कितना है, log 3 का वैल्यू कितना है, log 4 का वैल्यू कम से कम log 10 तक याद करना पड़ेगा ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 3.80 जूल इंटू 10⁻⁴ जूल पर मोल, तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻3 जो इसलिए 38.04 किलो जूल पर मोल, 38.04 किलो जूल पर मोल, यही आंसर है। ये DNF लोग का क्वेश्चन है। द पेयर ऑफ लैंथेनॉइड आयन व्हेन विच आर डायमैग्नेटिक इन नेचर, कौन सा है इधर जो डायमैग्नेटिक है। ये सब पहले तो ज़रूरी है कौन सा इस जो सेंटेंस में दिया हुआ है एग्ज़ाम में, यह सब ज़्यादा आता है। जो सेंटेंस में दिया एक्सप्लेन करके दिया हुआ है ये सब ज़्यादा आता है। जो ये देखिए एक्सप्लेन करके दिया हुआ था, और जो इधर तुम्हारा SM दिया था, SM सामारियम और जो सीरियम, इटर्बियम, यह सब दिया था, गैडोलिनियम, ये सब गैडोलिनियम भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट, और ये प्रोमेथियम, ये सब दिया हुआ है। क्योंकि यह याद करने के लिए पूरा सीरीज़ याद करना पड़ेगा, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है वो याद कर लेना है। जो हाफ फील्ड, स्टेबल और फुल्ली फील्ड, ये देखिए द लैंथेनॉइड आयन अदर देन F0 टाइप La tripositive, LF tripositive and cerium +4 state, and other and F14 type YB dipositive and lutetium tripositive and are all paramagnetic। सब पैरामैग्नेटिक है वो उन चारों को छोड़ के। जब पैरामैग्नेटिज्म राइजेस टू मैक्सिमम इन नियोडाइमियम सबसे ज़्यादा किस में होता है, नियोडाइमियम में। और इन चार उसमें क्यों F0 और F14 में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसमें पैरामैग्नेटिज्म शो नहीं करता, बाकी सब में पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। ये डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है। ये देखिए जो कौन सा पेयर ऑफ लैंथेनॉइड आर डायमैग्नेटिक, ये इन दोनों दे दिया क्वेश्चन में, YB डाइपोजिटिव और सीरियम +4। सीरियम +4 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हमारा सीरियम +4 का कॉन्फ़िगरेशन होगा ये 4F0 होगा लास्ट में ना, 4F0 होगा, और 5D में भी नहीं है और 6S में भी नहीं है, 6S में भी नहीं है और 5D में नहीं है, सब में 0। 4F+4 जो इधर 2 होता है और नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ये एक और इधर एक, ये चारों गायब हो गया 4+4 में, इसलिए +4 में 0 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, 4F0 हो गया +4 होने में। और जो ये YB होता है तुम्हारा, YB इटर्बियम, वो +2 में स्टेबल क्यों है, उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है YBM का, 4F14 होता है और 6S2, तो +2 में 4F प्लस YB का +2 में क्या होगा 6S2 हो 4F 6S2 चला जाएगा और सिर्फ 4F14 रहेगा, इसलिए ये डायमैग्नेटिक है। जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता वही डायमैग्नेटिक है, और जिसका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो जिनका मतलब जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता उसको डायमैग्नेटिक, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो पैरामैग्नेटिक।
ये देखिए 2024 का थर्मोडायनामिक्स से जो क्वेश्चन आया था, द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सेबल। ये सबको सॉल्यूशन तो किसी का भी यूट्यूब में पूरा मिल सकते हैं, पर कैसे एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना चाहिए, ये पहले क्वेश्चन पढ़ने में टाइम में ये दिखना चाहिए जो क्या क्वेश्चन आया था। वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सेबल आइसोथर्मल एक्सपांशन रिवर्सेबल आइसोथर्मल एक्सपांशन आने के बाद भी ये फार्मूला याद होना चाहिए जो आइसोथर्मल रिवर्सेबल एक्सपांशन में क्या फार्मूला यूज होता है ये याद होना चाहिए। जो वर्क डन बाई गैस होता है ये -2.303 log nRT -2.303 log nRT log P फाइनल बाई B इनिशियल। पहले ये फार्मूला मैं लिख के बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। पहले ये क्वेश्चन पे रिवर्सेबल आइसोथर्मल एक्सपांशन आया तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, वर्क डन बाई गैस -2.303 nRT log B फाइनल बाई इनिशियल। बाद में देखना चाहिए हम लोग ये क्या बोला है क्वेश्चन में, 1 मोल ऑफ गैस, तो हमारा 1 मोल दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है 25, तो टेम्परेचर भी दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, और फ्रॉम प्रेशर ऑफ 20 एटमोसफियर टू 10 एटमोसफियर। तो अब हमारे इधर बी फाइनल फार्मूला है तो क्या करूँगा, अब यहाँ हम लोग जानते हैं जो P1 B1 इजिकल टू P2 B2 होता है, जो तो क्या है इधर ये B2 है तो P इनिशियल इजिकल टू P फाइनल B फाइनल, तो P इनिशियल बाई P फाइनल इजिकल टू B फाइनल बाई B इनिशियल। तो हमारे इधर क्या है B फाइनल बाई B इनिशियल, तो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं जो ये वाला, जो वर्क डन बाई गैस क्या होगा -2.303 nRT log इधर B फाइनल P इनिशियल बाई P फाइनल अभी और ज़्यादा आसान था इस क्वेश्चन में, क्योंकि ऑप्शन देख के भी हम लोग को समझ में आना चाहिए था। जो माइनस साइन है वो इधर देखिए, जो माइनस है सिर्फ एक ही ऑप्शन में माइनस था, सिर्फ यही आंसर था। वर्क रिवर्सेबल आइसोथर्मल एक्सपांशन में एक ही ऑप्शन में माइनस था, यही डायरेक्ट आंसर होना, पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो ये आंसर हो जाता 0। क्यों, ये देखिए जो हमारा जो सब कुछ दिया हुआ है माइनस, और सब कुछ फार्मूला डायरेक्ट याद होने से आसानी से क्वेश्चन हो जाए। आइसोथर्मल रिवर्सेबल एक्सपांशन बोला है क्वेश्चन में, इसलिए यह फार्मूला। अब बार जो इरिवर्सेबल में क्या होगा, इस इरिवर्सेबल कांस्टेंट एक्सटर्नल, जो इरिवर्सेबल और कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर में, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर वर आइसोबारिक कंडीशन में कौन सा वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन बाई गैस क्या होगा माइनस नॉर्मल P एक्सटर्नल जो दिया हो रहेगा B फाइनल माइनस B इनिशियल, ये होगा P एक्सटर्नल माइनस P एक्सटर्नल B फाइनल माइनस B इनिशियल। ये पॉजिटिव कब होगा, ये बड़ा जब होगा, ये बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, ये छोटा होगा तो पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव ही रहेगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर क्वेश्चन यही फार्मूला है, तो -2.303 इंटू मोल दिया था, 1 मोल दिया था, 1 इंटू R क्या दिया था, R दिया था 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, तो आंसर में भी कैलोरी में भी दिया हुआ था, इसलिए यह वैल्यू ठीक है। वरना R का वैल्यू 8.31 वैल्यू होता है ना, इसमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 कैलोरी इंटू टेम्परेचर क्या दिया था 25 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे केल्विन में लेंगे तो 25 + 2 73 होगा, 25 + 2 70 कितना होगा 298 केल्विन है। तो 298 हम लोग एवरेज, इतना तो टाइम नहीं, एग्ज़ाम में टाइम नहीं मिलेगा, हम लोग एवरेज ले लेते हैं 300 ले लेते हैं। आंसर ज़्यादा, क्योंकि इधर ऑप्शन दूर है, पास में नहीं है, तो 300 लेने से कोई दिक्कत नहीं है। इंटू T का लॉग P इनिशियल क्या है, जो क्या फ्रॉम प्रेशर 20 एटमोसफियर टू 10, 20 से हम लोग 10 तक जा रहा है,
तो 20/10, तो इधर ये काट ये हो गया, तो माइनस 2.303 इंटू 2, तो 2 3 ज़ा 600 इंटू लॉग 2 का वैल्यू क्या होता है 0.3। हमारे जो log 2 log 3 log 4 अप टू log 9 तक log 10 तक सीखना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब नहीं दिया जाता। ये देखिए log 2 का वैल्यू क्या है -2.303 टू 600 इंटू log क्या है log 2 का वैल्यू 0.3 होता है। तो 3 6 18, तो एक इधर -2.303 इंटू 18 इधर पॉइंट एक है, ये वाला 0 चला जाएगा, 180 रहेगा। बाद में यह कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा -4131 कैलोरी। ये बारीज ले लिया, होगा ये पास में आएगा, इसके पास में जो भी है। During the preparation of more salt solution, ferrous ammonium sulfate, which of the following acid is added to prevent hydrolysis of Fe positive ion? कौन सा Fe positive ion को हाइड्रोलाइसिस करने में रुकेगा? जो मोर सॉल्ट का फार्मूला है वो मोर सॉल्ट का फार्मूला जो है वो NH4 twice SO4 डॉट FeSO4.6H2 हो। ये मोर सॉल्ट का फार्मूला है, जो बोल रहा है Fe डाइपोजिटिव जो आयन है उसको कौन सा इधर से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा ऐड करने में रुकेगा, जो Fe ट्राइपोजिटिव बनाने में। तो ये देखिए जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो उसका ऑक्सीडाइजिंग का प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसका ऑक्सीडाइजिंग का प्रॉपर्टी है, जो ऑक्सीडाइज करके Fe ट्राइपोजिटिव बना देगा। और जो इधर जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl है, HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो वो भी ऑक्सीडाइज कर देगा। जो इधर जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी वो माइल्ड वो भी ऑक्सीडाइजिंग एक एजेंट है, वो भी ऑक्सीडाइज कर देगा। सिर्फ ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए जो आंसर होगा वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही होगा आंसर। इसलिए तो ये एक्चुअली जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग 9 इतना करंट थ्रू ए वोल्ट मीटर containing copper sulfate solution for 100 seconds is mass in gram of copper deposited by passing, कितना मास डिपॉजिट होगा इतना करंट पास करने से बल्ब मीटर में containing copper sulfate solution CuSO4 सॉल्यूशन में इतना करंट पास करने से या इतना करंट पास करने से कितना मास कॉपर डिपॉजिट होगा, ये बोल रहा है। जो मोलर मास ऑफ कॉपर भी दिया हुआ है और 1 फैराडे क्या 96487। तो हम लोग जानते हैं जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है वो वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है, वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है। जो ये क्या है W वेट डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, ये क्यू क्या है क्यू चार्ज होता है, क्यू क्या होता है चार्ज होता है, ये क्यू इजिकल टू IT होता है करंट एट टाइम, ये करंट है ये टाइम है, ये टाइम सेकंड में होगा और करंट तो एम्पियर में होगा। और जो ये वेट तो ये Z इंटू IT होगा। तो Z क्या है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस होगा, ये Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस होगा। जो इधर जो क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे व्हेन फैराडे का फर्स्ट लॉ था, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज सप्लाइड देन वेट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस वेट। तो हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला याद कर लेना, वेट क्या होगा वेट इज इक्वल टू A बाई एन फैक्टर इंटू IT बाई 96487, ये फार्मूला याद कर लेना, हो जाएगा काम तुम्हारा। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ठीक है। जो वेट क्या है इलेक्ट्रोड वेट कितना, ये एन फैक्टर कितना है, इधर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कितना डिपॉजिट किया हुआ है जो CO डाइपोजिटिव है वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो कॉपर बन रहा है कॉपर तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हारा एन फैक्टर 2 हो जाएगा, एन फैक्टर 2 हो जाएगा। ये क्या है ये एटॉमिक ना मास है, ये एटॉमिक जो ये मोलर मास दिया हुआ है 63, ये मोलर मास है, मोलर मास कॉपर का दिया हुआ है 63।
हम लोग जानते हैं वेट इज इक्वल टू 63 बाई एन फैक्टर 2 है 2 इंटू करेंट कितना दिया हुआ है 9.648 9.6487 बाई इंटू टाइम कितना दिया है टाइम दिया हुआ 100 सेकेंड डिवाइडेड बाई 96487 तो ये वाला 100 इधर जाएगा तो 9 इधर काट करेंगे तो इंटू 20 ये 20 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा क्या आएगा 96487 नीचे क्या आएगा 100 आ जाएगा ये पूरा काट करने से तो 31.5 होगा डिवाइडेड बाई 100 तो 0.315 ग्राम होगा। ये फार्मूला याद करने से डायरेक्ट हो जाएगा। सिर्फ यह देखना कितना कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है वह एन फैक्टर हो जाएगा और इसमें कितना करंट और कितना ये वोल्टेज। हम लोग नॉर्मली ये 96 याद करने के लिए 96500 याद कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट। जो क्वेश्चन आएगा अप्रोक्सीमेट ले आएगा। ये इधर जो अप्रोक्सीमेट दिया हुआ था इसलिए ये आंसर हो जाएगा जो 0.315 ग्राम।